पिछले टर्म पे हम लोग जो लाइव प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। हमने न्यूट्रिशन प्लांट देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आज हम देखेंगे कैसे ह्यूमन बींग्स अपने फूड से अपनी एनर्जी को लेते हैं, कि क्या क्या प्रोसेस में होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। देखिए बेसिकली न्यूट्रिशन हमारा क्या था, हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फूड हम इनटेक करते हैं, वहाँ से उसको डाइजेस्ट करके हम वहाँ से जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो देखिए न्यूट्रिशन हमारा क्या था बेसिकली, न्यूट्रिशन था हमारा फूड का इंटेक, फूड इंटेक, फूड का हम इंटेक करते हैं। जो भी इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम लोग सिंपल फॉर्म में बदलते हैं, सिंपल फॉर्म में बदलते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म का क्या मतलब है। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप एग्जांपल ले रहे हैं प्रोटीन। अगर आपका प्रोटीन है तो उसे डाइजेस्ट करके हम अमीनो एसिड में बदल लेंगे, अमीनो एसिड में बदल लेंगे। क्योंकि देखिए प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट से होता है, छोटी छोटी यूनिटें मिल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं, उन्हें हम अमीनो एसिड कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब स्पीसीज यूनिसेलुलर थी, सिंगल सेल की बनी हुई थी, तो वहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं थे। आप देखिए जब स्पीसीज हमारी सिंगल सेल की बनी होती है तो वहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, पूरा बॉडी जो है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है। इससे डिफ्यूजन से जो है, डिफ्यूजन से आपका फूड एंड डिफ्यूजन से ही आपका क्या कहते हैं ऑक्सीजन बॉडी में इंटर करेगा। अब देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि आप इन्वायरमेंट में देखिए आपके बाहर तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है। तो जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे जो है जहाँ से ज़्यादा से कम की तरफ हमेशा मूवमेंट होता है, ज़्यादा से कम की तरफ हमेशा मूवमेंट होता है। तो ये था हमारा यूनिसेलुलर केस में। ये बॉडी हमारी कैसी है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है, कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं है जिससे हम न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। वो एक बॉडी सरफेस से जो है डिफ्यूजन के थ्रू आपका फूड और वाटर, जो आपका फूड एंड ऑक्सीजन जो है इंटर करता है बॉडी में। हम अपनी बात करें तो हम लोग जो है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से आपका ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे पास एक एक प्रोसेस करने के लिए अलग अलग ऑर्गन है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन हम ह्यूमंस के केस में देखेंगे, इसको करने के लिए हमें नेचर ने हमें दिया है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल हमारा होता कहां से कहां था कि तो एलिमेंट्री कैनाल हमारा होगा माउथ से लेकर के एनस तक का पार्ट, माउथ से लेकर के एनस तक का पार्ट। अब यहां पर आप देखिए जो फिगर मैंने बनाया, यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका इनिशियल में सबसे ऊपर आपका माउथ है, इसे मैंने फर्स्ट मार्क किया हुआ है। आपका इनिशियल माउथ है और सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे आपका एनस है, सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पर आपका एनस है। तो ये पूरा आपका जो मशीनरी आपको दिख रही है ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। यहीं से आपका जो है न्यूट्रिशन का प्रोसेस होने वाला है। अब देखिए न्यूट्रिशन में हमारा होता क्या है, न्यूट्रिशन हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आप न्यूट्रिशन के पार्ट देखेंगे तो न्यूट्रिशन में आपका क्या क्या होगा। न्यूट्रिशन में आपका होगा पहला इंजेशन, देन आपका होगा डाइजेशन, देन होगा आपका डाइजेशन। तीसरा आपका होगा एब्जॉर्प्शन, एंड चौथा होगा आपका एसिमिलेशन। देखिए चारों आपकी स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। इंजेशन का मतलब है कि हम फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, वो हमारा प्रोसेस है इंजेशन। तो वो आपका हो गया इंजेशन, आप खाने को अंदर ले रहे हैं आपके स्टमक में, वो आपका हो गया इंजेशन। अब स्टमक में कुछ प्रोसेस होंगे, कुछ एंजाइम्स की मदद से वो खाना आपका डाइजेस्ट होगा, वो प्रोसेस हो गया आपका डाइजेशन। अब देखिए आपने खाना खाया, आपके स्टमक में गया, वहाँ पर उसके ऊपर कुछ इंजाइमेटिक एक्शंस हुए, एंजाइम्स अपना वर्क करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो दूसरा प्रोसेस हमारा हो गया डाइजेशन। अब जो डाइजेस्टेड पार्ट है, वो हमारे ब्लड में जाना चाहिए। जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो हमारे ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचेगा। आपका जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो आपके ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचेगा, वो प्रोसेस हमारा है एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड पोर्शन है वो आपका एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, तो वो प्रोसेस आपका हो गया एब्जॉर्प्शन। चौथा है आपका एसिमिलेशन। अब ब्लड के रास्ते से वो हर एक सेल तक पहुंचेगा, तो जो भी उसका वर्क होगा, जैसे मान लीजिए आपका अमीनो एसिड पहुंच रहा है, तो हम जानते हैं कि
अमीनो एसिड हमारा प्रोटीन बनाने का काम में आता है, तो सेल जो है उससे अपना प्रोटीन फॉर्मेशन कर लेगी। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन हमारे 4 पार्ट में है। पहला है आपका इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन एंड चौथा एसिमिलेशन। ये था आपका न्यूट्रिशन का। तो उसमें क्या क्या था मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा साइड में लिख दे रहा हूँ एसिमिलेशन को, एब्जॉर्प्शन, चौथा है आपका एसिमिलेशन। अब देखिए हमें यही प्रोसेस समझना है कि हमारा न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में होता कैसे है। तो ये मान लीजिए आपका कोई फूड पार्टिकल है, ये आपका कोई फूड पार्टिकल है। अब हम इसे इंजेस्ट करेंगे, हम इसे जो है माउथ के द्वारा हम जो है इसे अंदर लेंगे। तो ये आपका फूड पार्टिकल अंदर आया। अब देखिए माउथ में होता क्या है, माउथ में होता क्या है कि जब हम फूड को खाते हैं तो हमें वहाँ पर एक वाटरी सब्सटेंस हमारे माउथ में रिलीज होता है। वो जब एक केवल वाटर नहीं है जो हमारे मुंह में, जैसे आप कहते हैं कि पानी है, मुंह में पानी आ जाना, तो पानी जो है वो केवल उसका पानी नहीं है, उसमें जो है आपकी इंजाइम्स हैं, उसे हम कहते हैं सलाइवा। जो हमारे माउथ में आता है वाटर उसे हम कहेंगे सलाइवा। इसमें होता क्या है, इसमें इंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। इंजाइम इसमें होगा आपका सलाइवरी अमाइलेज। देखिए सलाइवरी अमाइलेज हमारा करता क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सलाइवरी अमाइलेज कहाँ पर रिलीज होता है, तो आप कहेंगे बक्कल कैविटी या फिर माउथ में। ऑप्शन में आपको या तो बक्कल कैविटी मिलेगा या तो माउथ। और सलाइवरी अमाइलेज हमारा करता क्या है, ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च हम जो खा रहे हैं वो उसको ये डाइजेस्ट करेगा। देखिए 30% डाइजेशन जो स्टार्च का है वो माउथ में हो जाता है। आपको हमेशा आप बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि हमारा जो है डाइजेशन स्टमक में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाएगा। 30% स्टार्च का डाइजेशन जो है ये माउथ में हो जाएगा आपका। 30% स्टार्च डाइजेशन, 30% स्टार्च डाइजेशन आपका जो है ये माउथ में हो जाएगा। तो पहला काम हमारा सलाइवा का क्या है, सलाइवा में आपका सलाइवरी अमाइलेज होगा जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसकी हेल्प से स्टार्च का डाइजेशन होता है, जिसकी हेल्प से आपका कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का डाइजेशन होता है। तो 30% स्टार्च का डाइजेशन आपका माउथ में हो जाएगा। अब देखिए दूसरा काम सलाइवा का क्या है, दूसरा काम सलाइवा का ये है कि ये हमारे फूड पैसेज को जो है लुब्रिकेट करता है। आपको पता है कि आपके अंदर की जो लाइनिंग होती है गट की, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग होती है वो स्मूथ मसल से बनी होती है। अब सोचिए अगर आपका फूड पार्टिकल रफ है तो उसे नीचे जाने में दिक्कत होगी, उसको जो है नीचे जाने में मैकेनिकल डैमेज कर सकता है आपके इंटरनल लाइनिंग को। तो वहाँ पर सलाइवा क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा। तो इसका दूसरा फंक्शन आपका हो गया लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब ये है कि आपको एक स्लिपरी लेयर बना देगा आपके फूड पार्टिकल के आसपास, जो है यहाँ पर स्लिपरी लेयर बना देगा, जिससे आसानी से ये फूड पार्टिकल नीचे की ओर मूवमेंट कर पाएगा, तो पहला हमारा क्या था सलाइवा में, कि सलाइवा में हमारा सलाइवरी अमाइलेज था जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जिससे स्टार्च का डाइजेशन होता है। 30% आपका डाइजेशन स्टार्च का माउथ में ही हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि डाइजेशन कहाँ से शुरुआत होती है, तो आप वहाँ पर स्टमक नहीं कहेंगे, वहाँ पर आप कहेंगे माउथ। अब देखिए जैसे ही आपका फूड पार्टिकल स्लिपरी हुआ तो इसका मूवमेंट जो है नीचे की तरफ होगा। एक बात और यहाँ पर आप नोटिस करिए कि माउथ में आपके हैं टीथ, माउथ में ही आपके हैं यहाँ पर टीथ क्या करते हैं, हमारे फूड को क्रंच करते हैं। टीथ के हेल्प से हम अपने फूड को क्रंच करते हैं और सलाइवा में आसानी से उसको मिलाते हैं। टीथ के हेल्प से हम आप अपने फूड को क्रंच करते हैं जिससे वो सलाइवा में आसानी से मिल जाएं और हमारा एक बोलस तैयार हो जाए, एक यूनिफॉर्मली बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप सलाइवा और खाने को मिला सकें, क्योंकि जब तक एंजाइम्स अच्छे से मिलेंगे नहीं तब तक डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि मान लीजिए आप फूड जो है इंजेशन कर रहे हैं। न्यूट्रिशन में पहला था आपका इंजेशन, तो आप फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं। माउथ में आपकी जो है सलाइवा है, सलाइवा में आपके सलाइवरी अमाइलेज है, ये आपका एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि हम जो है ये खाने को लुब्रिकेट करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए टीथ के हेल्प से आप जो है खाने को मेस्टिकेट करेंगे, मेस्टिकेट करेंगे, जिससे होता क्या है कि आपकी जो सलाइवा जो है आपके खाने से आसानी से मिल जाता है और नीचे की तरफ मूवमेंट होता है। अब देखिए जो फूड पार्टिकल का मूवमेंट है उसके लिए एक फिनोमिना होता है जिसे कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स हैं, उनमें एक वेवी मूवमेंट होगी, ऐसे ऐसे करके एक वेवी मूवमेंट होती है जिससे हमारा फूड पार्टिकल नीचे की ओर धीरे धीरे खिसकता है। एक तो इस पर जो है ग्रेविटी वैसी ही लग रही है,
एक तो फूड पार्टिकल पे ग्रेविटी भी लग रही है, उसको आप नकार नहीं सकते, तो ग्रेविटी तो वहाँ पर लगी रही है, साथ ही साथ आपका जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से फूड पार्टिकल आपका नीचे आता है। तो ये वाला पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये था आपका माउथ। दूसरा पोर्शन है आपका ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जिसे हम कहते हैं आहार नली, आप लोग सुने होंगे, इसे कहते हैं आहार नली। एक पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे माउथ को हमारी स्टमक से कनेक्ट कर रहा है, जो कि हमारे बक्कल कैविटी को हमारी स्टमक से कनेक्ट कर रहा है। इसका कुछ खास फंक्शन होता नहीं है। तो ये आपका दूसरा पोर्शन है आपका ओइसोफेगस। अब देखिए तीसरा है आपका स्टमक। तीसरा पोर्शन है आपका स्टमक जो है आपका जे शेप्ड। इसका शेप आप थोड़ा सा याद रखिए, ये आपका है जे शेप्ड। जे शेप्ड आपका स्टमक है। स्टमक में होता क्या है, यहाँ पर निकलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, यहाँ पर निकलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। देखिए आपके पोर्शन में जो चीज़ें बताई गई हैं उनमें मात्र एनसीईआरटी ने 3 बातें की हैं कि आपके स्टमक में म्यूकस रिलीज होगा, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा और रिलीज होगा पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो सारी बातें हम अभी करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो तीसरा पोर्शन है वो है आपका स्टमक। स्टमक का देखिए में आपका रिलीज क्या क्या होता है, तो स्टमक में आपका रिलीज होगा HCl, दूसरा है आपका पेप्सिन और तीसरा है आपका म्यूकस। तीसरा है आपका म्यूकस। अब देखिए जो पेप्सिन होता है ये आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये आपके प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। तो आप यहाँ पर देखिए जो आपका पेप्सिन है, जो आपका पेप्सिन है ये आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। आपके बोर्ड एग्जाम में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेप्सिन किस प्रकार का एंजाइम है, तो आप कहेंगे ये हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब देखिए HCl रिलीज करने का यहाँ पर मतलब ये है कि जो ये आपका पेप्सिन होता है इसको चाहिए एसिडिक मीडियम, इसको चाहिए एसिडिक मीडियम एक्टिव होने के लिए। जो आपका पेप्सिन है इसको चाहिए क्या, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जो है आपका ये पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट होगा। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कौन करेगा, तो वहां पर एसिडिक मीडियम आपका प्रोवाइड करेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हेल्प से आपका जो है मीडियम एसिडिक हो जाएगा जब आपका पेप्सिन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अब पेप्सिन के एक्टिवेट होते ही क्या होगा, पेप्सिन के एक्टिवेट होते ही आपका क्या होगा कि जो है आपके प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होने लगेंगे। पेप्सिन के आपके एक्टिवेट होते ही आपका जो है प्रोटीन जो है आपका डाइजेस्ट होने लगेगा। तो पेप्सिन आपका जो है वो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। अब देखिए म्यूकस क्या करता है, हमें तीनों का फंक्शन समझना है। हमने पेप्सिन समझा कि ये आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, HCl समझा कि ये एसिडिक मीडियम बना रहा है जिससे आपका पेप्सिन एक्टिवेट हो। तीसरा है हमारा म्यूकस। अब आप सोचिए आपके स्टमक में लगातार एसिड का सिक्रीशन हो रहा है। अब एसिड के लगातार सिक्रीशन से क्या होता है कि आपकी इनर लाइनिंग जो है वो खराब हो सकती है, आपकी स्टमक की इनर लाइनिंग जो है वो खराब हो सकती है एसिड के कंटिन्यूअस सिक्रीशन से। एसिड कंटिन्यूअस सिक्रीशन से आपकी इनर लाइनिंग खराब हो सकती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रिलीज होता है म्यूकस। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा यहाँ पर रिलीज होगा म्यूकस। म्यूकस के रिलीज से क्या होगा कि आपकी इनर लाइनिंग जो है वो आसानी से बची हुई रहेगी। तो यहाँ पर हमने क्या क्या बातें कर ली, हमने माउथ के बारे में बताया जहाँ जिसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं, इसमें जो है रिलीज होगा सलाइवरी माइलेज, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर कि स्टमक में आपकी 3 चीज़ें, 3 बातें एनसीईआरटी में मेंशन है। पहला HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl जो है आपका वो एसिडिक मीडियम बनाएगा जिससे आपकी पेप्सिन जो है एक्टिवेट हो, और म्यूकस जो है HCl से हमारे इनर लाइनिंग को जो है बचाएगा। तो ये सारी बातें हो गई हमारी स्टमक से रिलेटेड। अब इसके बाद जो पोर्शन आता है वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो पोर्शन आएगा वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका लार्जेस्ट पोर्शन है, आपका लॉन्गेस्ट पोर्शन है। ये बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड पोर्शन है, बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड पोर्शन है। बहुत ही लंबी आपकी ट्यूब होती है जो बहुत ही छोटे से जगह में जो है कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, क्वाइलिंग हुई होती है। हाई लेवल की क्वाइलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप यहाँ पर देखिए आसानी से विजुअल कर पा रहे हैं, बहुत ही हाई लेवल की क्वाइलिंग हुई है। अब देखिए मैंने आपको न्यूट्रिशन में क्या बताया, इंजेशन डाइजेशन। अब इंजेशन तो यहाँ पर हुआ माउथ से, डाइजेशन आपका स्टमक में हो रहा है। फूड पार्टिकल जो है यहाँ पर एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है डाइजेशन हो रहा है। अब देखिए पूरे फूड का डाइजेशन नहीं होता, कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट भी रह जाता है, तो उसका क्या होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के बाद आपका नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, डाइजेशन के बाद आपका नेक्स्ट क्या था, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ होगा, एब्जॉर्प्शन आपका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन आपका होगा
स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो आप जब क्लास 11th में जाएंगे तो आपको पूरा एक चैप्टर डाइजेशन का पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपसे अगर पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी किस काम में आती है, तो आप कहेंगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। पचे हुए खाने को जब एब्जॉर्ब करेंगे तो वो एब्जॉर्प्शन होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये आपका हाई लेवल की कॉइलिंग हुई है, इससे होता क्या है कि इससे आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इससे आपके जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब सरफेस एरिया बढ़ने से क्या मतलब है, जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया रहेगा उतनी तेज़ी से एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसीलिए जो है आपकी जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हाईली कॉइल्ड करके एक जगह पर रखा जाता है। तो सरफेस एरिया आपका बढ़ने से क्या होता है कि जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतनी ही आसानी से आपका एब्जॉर्प्शन होगा। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे आपके विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके प्रेजेंट होंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे कहते हैं हम विलाई। विलाई, विलाई क्या करते हैं, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे। इन्हीं विलाई में होती हैं ब्लड वेसल्स, इन्हीं विलाई में होंगी ब्लड वेसल्स। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड में जाएगा, उसके बाद ही वो प्रत्येक सेल तक पहुंचेगा। तो ब्लड में पहुंचाना जरूरी है। तो एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि आपका फूड यहाँ स्टमक में डाइजेस्ट हो गया, गैस्ट्रिक जूस एंजाइम्स की हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से आपका फूड जो है स्टमक में डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की सरफेस पे आपकी होंगी विलाई, अंदर की सरफेस पे आपकी विलाई होंगी। विलाई क्या करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगी, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगी। अब इन्हीं विलाई में होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स, इन्हीं विलाई में आपकी क्या होंगी, ब्लड वेसल्स, जिससे जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में एंट्री कर जाए। अब देखिए होता कैसा होगा, देखिए ये मान लीजिए आपकी पूरी बॉडी की सेल्स हैं, ये आपकी बॉडी की सेल्स हैं और ये आपका ब्लड वेसल है, ये आपकी बॉडी की सेल्स हैं, ये आपकी बॉडी की जो है सारी सेल्स हैं और ये आपका जो है ब्लड वेसल है, जो बीच में मार्क्ड है ये आपका ब्लड वेसल है। अभी इस ब्लड में ही आपके जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, आपका फूड जो है वो एब्जॉर्ब्ड है इस ब्लड में ही। अब यहीं से जो है प्रत्येक सेल में जाना है, यहीं से हमें जो है प्रत्येक सेल में इसको पहुंचाना है। तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेजर फंक्शन है वो है आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर विलाई मौजूद होंगी, विलाई में होंगी आपकी ब्लड वेसल्स। विलाई हमारी क्या करती हैं, तो वो हमारी सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं और ब्लड वेसल्स में आपका जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब चौथा पोर्शन हमारा यहाँ पर है लार्ज इंटेस्टाइन। चौथा पोर्शन हमारा यहाँ पर है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी फूड आपका बच गया जो अनडाइजेस्टेड है, वो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव कर जाएगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करने का मतलब ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड में से आपके वाटर को वहां पर भी एब्जॉर्प्शन होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद जो भी पार्ट बचेगा वो यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, वो यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेफिकेशन, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेफिकेशन, जो आपको 11th में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो आपके सिलेबस में जो बातें थी वो मैंने यहाँ पर कर दी है, क्योंकि देखिए ये आपका एक क्रैश कोर्स है, इसमें हमें जो है तेजी से बातों को करना है। इसके बाद हमें क्वेश्चंस कराने हैं, जिससे आपका जो भी बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें आप आसानी से सारे क्वेश्चन को हल कर पाएं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं शुरुआत से एक बार रिवाइज आपको करा देता हूँ। न्यूट्रिशन में आपके 4 पार्ट हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो इंजेशन यहाँ पर फूड का आप करते हैं, माउथ में जाता है, माउथ में आपके टीथ होते हैं, टीथ से फूड जो है मेस्टिकेट होगा, फूड जो है मेस्टिकेट होगा और सलाइवा से अच्छे तरीके से मिक्स होगा। फूड आपका सलाइवा से अच्छे तरीके से मिक्स होगा। सलाइवा में होते हैं आपके एंजाइम, सलाइवरी माइलेज। सलाइवरी माइलेज हमारा क्या करता है, सलाइवरी माइलेज हमारा स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारा माउथ से ही हो जाता है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका डाइजेशन कहाँ से शुरुआत होती है, तो आप स्टमक नहीं कहेंगे, आप कहेंगे माउथ से ही हमारे डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। दूसरा पार्ट था हमारा ओइसोफेगस।
दूसरा पार्ट हमारा ओइसोफेगस है, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपका बक्कल कैविटी और स्टमक को जोड़ रहा है एक साथ। अब ओइसोफेगस के बाद आपका तीसरा पोर्शन है आपका स्टमक। स्टमक में देखिए क्या क्या रिलीज होता है। स्टमक में आपके रिलीज होंगे एंजाइम्स, स्टमक में आपके रिलीज होंगे एंजाइम्स, और रिलीज क्या होगा ऑक्सीजन, सॉरी, और रिलीज क्या होगा आपका HCl, और रिलीज होगा आपका म्यूकस। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और प्रोटीन को जो आपका पेप्सिन है ये एक्टिवेट होगा एसिडिक मीडियम में। पेप्सिन आपका एक्टिवेट होगा एसिडिक मीडियम में, और इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है हमारा HCl, क्योंकि आपको पता है HCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो है आपको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा जिससे आपका पेप्सिन जो है एक्टिवेट हो जाए। पेप्सिन एक्टिवेट होते ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तीसरा था हमारा म्यूकस। म्यूकस इसलिए रिलीज होता है कि जो HCl हमारा रिलीज हुआ है इससे हमारे अंदर की स्टमक को कोई भी हार्म ना हो, उनकी जो अंदर की लाइनिंग है उस पर कोई भी डैमेज ना हो, इसके लिए हमारा रिलीज होता है म्यूकस। तो म्यूकस क्या हेल्प करता है, म्यूकस हमारी इनर लाइनिंग को HCl से बचाता है। इसके बाद का पोर्शन था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, पचे हुए खाने का एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। उसके बाद है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया और वहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये था आपके सिलेबस की, ये थी आपकी सिलेबस की सारी बातें जो भी NCERT मेंशन है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पायरेशन। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।